हेलो एवरीवन, दिस इज अंगद आर्यन और आप देख रहे हैं चैरिटी पीसीएस। ये जो असिस्टेंट रेवेन्यू और अकाउंट ऑफिसर की जो क्लासेस चल रही हैं उसके इकोनॉमिक्स स्पेशल की, उसमें ये दूसरे क्लास है, यानी कि सेकंड क्लास है, लेकिन टॉपिक में ये पहला क्लास है। जो आप लोगों को टॉपिक दिया गया था, जो सिलेबस दिया गया था, एक्सपेक्टेड सिलेबस जो था, संभावित सिलेबस जो था, वो था जो बीपीएससी मेंस में इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट का लेती है टेस्ट, जो ऑब्जेक्टिव सेक्शन से प्रश्न आते हैं 100 क्वेश्चन, वो वाला सिलेबस मैं पढ़ा रहा हूँ। यही हर जगह पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि असिस्टेंट रेवेन्यू और अकाउंट ऑफिसर के लिए अभी तक बीपीएससी ने कोई नोटिफिकेशन नहीं दिया है। बस एग्ज़ाम का डेट दिया है और पेपर का फॉर्मूला दिया है, यानी कि किस पैटर्न पे पेपर लिया जाएगा, जिसमें उसने बताया है कि 2 टाइम पे पेपर लिया जाएगा 27 जुलाई को। और GS1 पहला टाइम रहेगा, पहले 2 घंटे का, और दूसरे टाइम में 2 घंटे का पेपर जो इकोनॉमिक्स या स्टैटिक्स या अकाउंट का रहेगा। तो उसमें सिलेबस किसी ने नहीं दिया है सिलेबस, लेकिन सब लोग पढ़ा रहे हैं संभावित सिलेबस बना के। और उसी सिलेबस का जो पहला टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है, आप लोग देखे होंगे, अर्थव्यवस्था का ढांचा। अर्थव्यवस्था का ढांचा। और उसी में एक और आगे जाएंगे तो राष्ट्रीय आय लेखांकन। राष्ट्रीय आय है और राष्ट्रीय आय का लेखांकन है। यानी आप देखेंगे तो राष्ट्रीय आय का लेखीकरण या लेखांकन एक ही होता है। अगर आप उसी में जाएंगे, यानी कि आप जाएंगे वो पहले टॉपिक में, आपको अगर ये सिलेबस चाहिए तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप करेंगे 80 81 91 63 68, ठीक है। आपको एक व्हाट्सअप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा जो इसके लिए स्पेशल बनाया गया है, उसमें मटेरियल वगैरह जाता रहता है, ठीक है। और एक और सूचना दे दूं कि क्लासेज अब रन आ गई हैं। जो भी एडमिशन लेना चाह रहा है, क्योंकि अगले 15 दिन के अंदर ये सिलेबस लगभग 70% सिलेबस ARAO का समाप्त कर दिया जाएगा। और जब जैसे ही 70% सिलेबस, अभी 40% ही समाप्त किया जाएगा, तो टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि हवा में टेस्ट सीरीज नहीं दे सकते हैं। वैसे फ्री टेस्ट सीरीज आपको चाहिए तो हफ्ते में 3 या 4 दिन वीडियो पढ़ता है, और वो वीडियो रहता है नेट के, जो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट टेबल के जो क्वेश्चंस, जो सिलेबस के अंडर के क्वेश्चंस है, आउट ऑफ सिलेबस के नहीं, सिलेबस के अंदर के क्वेश्चन है, उनको छांट के उनको सॉल्व कराया जाता है। नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी नेट लेवल का। नेट ख़त्म हो जाएगा अगले 10 सालों का, तो उसके बाद हम लोग TGT PGT यूपी और बिहार स्टार्ट करेंगे, झारखंड भी ऐड कर देंगे। उसके बाद हम लोग फिर आ जाएंगे 67 68 69, 67 में नहीं, 68 69 और 70, 3 साल इस पैटर्न पे पेपर हुआ ऑब्जेक्टिव का, उसके क्वेश्चन कराए जाएंगे। इस प्रकार से क्वेश्चन का एक अच्छा खासा कलेक्शन आपको दिया जाएगा इस बैच में। और ये अभी जो ये बता रहा हूँ, ये सब तो फ्री यूट्यूब पे जाएगा, अगले 2-4 दिन के अंदर कंटिन्यू हो जाएगा। हालांकि बैच में, जो पेड बैच में जाएगा, वो जाएगा इकोनॉमिक्स के सारे एक टॉपिक। कुल मिला के अभी तक मेरे पास 2 खंड में बटा हुआ है। पहले खंड में 6 टॉपिक है और दूसरे खंड में 9 टॉपिक है, 15 टॉपिक है। लेकिन उसमें देखिए है ना, इसमें अर्थव्यवस्था का ढांचा एक है, राष्ट्रीय आय और राष्ट्रीय आय का लेखांकन ये 2 है, यानी 2 टॉपिक्स तो इस तरह से। उसी तरह से 15 टॉपिक केवल दिया हुआ है, लेकिन एक टॉपिक के अंदर करीबन 3 या 4 खंड टॉपिक दिया हुआ है। इस प्रकार से एक टोटल 50-60 टॉपिक हैं। हम लोग कोशिश करेंगे कि अगले 20 दिन के अंदर लगभग 40-50% ख़त्म कर दिया जाए, ताकि जैसे ही आपका फॉर्म आता है ARAO का, वो अच्छा खासा संख्या में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, ठीक है, संभावित लेवल पे। और अगर अपग्रेड करके सिलेबस दिया जाता है, अपडेट करके दिया जाता है, तो जो अपडेटेड सिलेबस रहेगा उसमें जोड़ करके 60% में अगले 10 दिन 15 दिन के अंदर 1 घंटे का 2-2 घंटे का वीडियो बना करके आप लोगों को, जो 2 घंटे या 1.5 घंटे का वीडियो जाएगा वो पेड बैच में जाएगा। आप लोगों को ये जो YouTube पे जा रहा है 30-40-50 मिनट का वीडियो जाएगा, और YouTube पे पहले खंड से मैं 3 टॉपिक आप लोगों को फ्री में पढ़ाऊंगा, दोनों खंड से। पहले खंड में 6 टॉपिक है, दूसरे खंड में 9 टॉपिक है। तो पहले खंड से 2 टॉपिक और दूसरे खंड से 2 टॉपिक, 4 टॉपिक आप लोगों का फ्री ऑफ कॉस्ट में पढ़ाऊंगा। पहला टॉपिक ही आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। एक टॉपिक हुआ है, वो बस इंट्रोडक्टरी टॉपिक रहा है। तो आज का जो टॉपिक है वो ये है, अर्थव्यवस्था का ढांचा।
ये दूसरा टॉपिक है, इसका दूसरा वीडियो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से ये 2 वीडियो, मतलब ये 2 टॉपिक चले गए तो एक टॉपिक खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अर्थव्यवस्था का ढांचा। देखिए, अर्थव्यवस्था का ढांचा का मतलब क्या है? ढांचा का सामान्य अर्थ मतलब क्या होता है? स्ट्रक्चर इंग्लिश में बोलते हैं उसको, किसी भी चीज़ का बनावट। तो अर्थव्यवस्था का ढांचा मतलब अर्थव्यवस्था का बनावट, कि अर्थव्यवस्था का बनावट कैसा है। जैसे आप कहें ना कि शरीर है, तो शरीर का बनावट कैसा है, यानी कि शरीर का स्केलेटल सिस्टम कैसा है, शरीर का स्केलेटल सिस्टम कैसा है, यानी कि हमारे शरीर की हड्डियों का ढांचा कैसा है। उसी प्रकार से अर्थव्यवस्था का ढांचा कैसा है। अब जब अर्थव्यवस्था का ढांचा के बारे में बात करेंगे तो सामान्य अर्थों में कह सकते हैं किसी भी देश की आर्थिक प्रणाली की जो गतिविधि है, किसी भी देश की आर्थिक प्रणाली की जो गतिविधि है वही आर्थिक उस अर्थव्यवस्था का ढांचा है। सामान्य अर्थों में आप कहें तो सामान्य किसी भी राष्ट्र का एक आर्थिक क्रियाविधि का ढंग होता है, इकोनॉमिकल फिनोमिना का या इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर का या आर्थिक रूप से काम करने का एक ढंग होता है, एक बनावट होता है। उसी को क्या कहते हैं? हम आर्थिक ढांचा कहते हैं, ठीक है। तो उसी आर्थिक ढांचा के या आर्थिक सांचा के लेवल पे हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से मुख्य आयाम हैं, कौन कौन से मुख्य उसके मापदंड हैं, कौन कौन से मुख्य प्रकार हैं, जिसको हम कह सकते हैं कि वो आर्थिक किसी भी राष्ट्र का या किसी भी अर्थव्यवस्था का वो मेन स्ट्रक्चर है, ढांचा है, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं क्या क्या है। तो अर्थव्यवस्था का पहला ढांचा क्या है? उत्पादन का प्रकार। उत्पादन का प्रकार, उत्पादन का प्रकार का मतलब ये है, उत्पादन का प्रकार कह सकते हैं या उत्पादन का साधन कह सकते हैं इसको। प्रकार से अच्छा वर्ड क्या है? उत्पादन का साधन। ये पहला है कि किसी भी देश में कैसा किस किस लेवल का उत्पादन होता है और उत्पादन के साधन क्या क्या हैं, ठीक है। दूसरा हम लोग देख लेते हैं वितरण प्रणाली। क्या है? वितरण प्रणाली। वितरण प्रणाली का मतलब है कि जो हम उत्पादित किए हैं, जो कुछ भी हम उत्पादित किए हैं उसको किस प्रकार से हम वितरित करते हैं। अभी मैं इसको खोल खोल के पढ़ाऊंगा, अंदर घुस घुस के एक एक टॉपिक को पढ़ाऊंगा, तब आपको और ही डीपली समझ में आ जाएगा, ठीक है। दूसरा टॉपिक क्या हो, दूसरा हेडलाइन इसका मुख्य अंग क्या हो गया? वितरण का प्रणाली, ठीक है। तीसरा है इसका वित्तीय संसाधन। क्या है इसका? वित्तीय संसाधन। वित्तीय संसाधन यानी कि फाइनेंशियल स्ट्रक्चर क्या है इसका, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कैसे हैं इसके, किसी भी अर्थव्यवस्था के। तो ये क्या हो गया? तीसरा मापदंड होंगे। चौथा सरकारी नीतियां। चौथा क्या है? सरकारी नीतियां। सरकारी नीतियां का मतलब है कि अगर कोई भी कार्य हो रहा है, कोई भी कार्य हो रहा है अर्थव्यवस्था के स्तर पे, तो चाहे देश लोकतांत्रिक हो, चाहे देश अलोकतांत्रिक हो, या शासन प्रशासन प्रणाली वहाँ पे राजशाही हो, यानी जापान में है, इंग्लैंड में है, या सेमी लोकतांत्रिक हो और सऊदी अरब में है, ठीक है, या तानाशाही में है, जैसा कि आप नॉर्थ कोरिया में देख सकते हैं। तो ये किसी भी देश का जो राजतंत्र का प्रणाली होता है, प्रशासन का जो प्रणाली होता है, उस प्रणाली के अंदर जो आने वाली आर्थिक गतिविधि है वो प्रभावित होती है। अब सिंपल सा एग्जांपल दे रहे हैं आपको, इकोनॉमी के स्तर पे चाइना का संविधान और चाइना का सोसाइटी इस प्रकार से बना हुआ है और इतना सुगठित और एक दिशा का बना हुआ है, एक फ्लो का बना हुआ है कि आप समझ जाइए कि 1990 के आसपास जो चाइना भारत के बराबर था, समझ में आ रहा? दोनों का जीडीपी लेवल लगभग सेम था 1989-90 के आसपास। लेकिन 1989-90 से लेकर के आज 2025 चल रहा है ना, 35 वर्ष हो गया आई थिंक। 35 वर्षों में आप देख लेंगे कि इन 35 वर्षों में भारत की इकोनॉमी 3.75 ट्रिलियन डॉलर है और चाइना का इकोनॉमी 18.65 ट्रिलियन डॉलर है। अब बताइए, भारत से चाइना का जो ग्रोथ रेट है यानी जीडीपी लेवल पे, लगभग समझिए कि भारत से उसका 6 गुना ज़्यादा निकल गया। ये सोचने वाली बात है ना कि जहाँ कहाँ 80-90 के दशक के आसपास भारत और चाइना दोनों का
ग्रोथ लेवल आप कह सकते हैं, या दोनों का जो आप जीडीपी लेवल, जीडीपी का स्ट्रक्चर कह सकते हैं, जीडीपी के बनावट कह सकते हैं, उनका वैल्यूएशन कह सकते हैं, दोनों एक था। और कैसे लगभग 35 वर्षों में चाइना ने क्या ऐसा किया कि 35 वर्षों में भारत के 6 गुना आगे निकल गया। और चाइना अब अपने आप को अमेरिका के सामने पाता है। आप कुछ दिन पहले भी देखे होंगे, ट्रेड वॉर चल रहा था, तो ट्रेड वॉर में, सॉरी टैरिफ वॉर जो चल रहा है, ट्रेड वॉर का ही पार्ट है, होता है टैरिफ वॉर। तो टैरिफ वॉर में डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया को डरा रहे थे। साइको टाइप का इंसान है, सॉरी, लेकिन है ही वैसा वो। तो पूरी दुनिया को डरा रहा था डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन अमेरिका ही, सॉरी चाइना ही एक ऐसा देश था, उसके आप जाके देखेंगे तो उसका जो सेक्रेटरी है, जो विदेश सचिव है, जो अमेरिका वाशिंगटन डीसी में बैठा हुआ, एक ट्वीट करता है और डायरेक्टली उस ट्वीट के माध्यम से ये कहने की कोशिश करता है कि अगर अमेरिका चाहे तो किसी प्रकार का भी वॉर कर सकता है, ट्रेड वॉर कर सकता है या डायरेक्टली वॉर कर सकता है। अमेरिका को डायरेक्टली चाइना ने धमकाया। और आप देखेंगे कि 2-2.5 महीने बाद भारत में डिस्प्यूट चालू होता है, भारत उसमें उलझता है, चाइना फंसता है, सॉरी पाकिस्तान और भारत में, और चाइना इसका मलाई मारता है। चाइना और अमेरिका एक ट्रेड डील कर लेते हैं और उनका टैरिफ लेवल भी घट जाता है और दोनों खुश हो जाते हैं। यानी कि देखा जाए ना तो डिप्लोमेटिकली चाइना ने अमेरिका को घुटनों पे ला दिया। इसके पीछे बहुत सारे आपके विश्लेषण हो सकते हैं, बहुत सारे लोगों की। मेरा पर्सनल विश्लेषण यही है कि चाइना इतनी तेज़ी से आगे निकला कि अब वो भारत का लोडे नहीं लेता है। हम पाकिस्तान के ध्यान में रख के हम पाकिस्तान पे काबू पाने की कोशिश करते हैं, जबकि पाकिस्तान कुछ है ही नहीं, बांग्लादेश कुछ है ही नहीं, म्यांमार जैसा कुछ देश है ही नहीं, श्रीलंका और मालदीव कुछ है ही नहीं हमारे लिए। हमारे लिए सबसे बड़ा दुश्मन हमारा चाइना है, जबकि हम उसके खिलाफ लाके रिटेलिएट करते हैं, न इकोनॉमिकली रिटेलिएट करते हैं। क्योंकि देखिए फिर से वही आ गया ना कि किसी भी राष्ट्र का जो बनावट होता है, अर्थव्यवस्था का जो बनावट होता है, वही बनावट डिसाइड करता है कि भविष्य में वो राष्ट्र कहाँ पहुँचेगा। और उसमें सरकार की, राज्य की, सरकार उस राज्य के अंदर के लोगों की विल पावर, हार्ड वर्क, पॉलिसी मेकिंग, बहुत सारी चीज़ें निर्भर करती हैं किसी भी अर्थव्यवस्था के बेहतर करने पे। ठीक है, तो वही एक यहाँ पे कहना चाह रहा है कि सरकार की नीतियाँ कैसी होंगी ये डिसाइड करेगा कि अर्थव्यवस्था का ढांचा कैसा होगा। अभी मैं बताऊंगा, ये एक एक टॉपिक को खोल खोल के बताऊंगा, क्योंकि सरकार की नीतियों पे निर्भर करता है कि कैसा होता है उसका अर्थव्यवस्था और उसका ढांचा। जैसी नीतियां होंगी वैसा अर्थव्यवस्था बनेगा, अर्थव्यवस्था का ग्रोथ बनेगा। सरकार की नीतियां अगर उद्योग को रोकना चाह रही हैं, समाज अगर उद्योग को रोकना चाह रहा है, उद्योग को और बिजनेस व्यापार को रोकना चाह रहा है, तो बिजनेस व्यापार और समाज से ही सब कुछ निकलना है, सरकार से ही सब कुछ होना है। इसीलिए कहा गया कि सरकार की नीतियाँ कैसी हैं, इसीलिए बोला गया कि अर्थव्यवस्था के ढांचा में उत्पादन का साधन इम्पोर्टेंट है, वितरण प्रणाली इम्पोर्टेंट है, वित्तीय संसाधन इम्पोर्टेंट है, यानी वित्तीय संसाधन का मतलब वित्तीय संस्थान इम्पोर्टेंट है, सरकारी नीतियाँ इम्पोर्टेंट है, और चौथा, पांचवा आखिरी, सबसे आखिरी जो इम्पोर्टेंट है वो है श्रम और रोजगार। श्रम और रोजगार, ये 5 घटक ऐसे हैं जो डिसाइड करते हैं कि कोई भी राष्ट्र का अर्थव्यवस्था का ढांचा कैसा होगा। समझ में आ गया? एक छोटा सा रिव्यू आपको दे देता हूं कि उत्पादन का प्रकार या उत्पादन का साधन, आप शॉर्टकट में समझ लीजिए एक एक चीज खोलने के बजाय, कि उत्पादन के साधन का मतलब क्या हुआ। उत्पादन का साधन सिंपल होता है, किसी भी चीज का उत्पादन करेंगे तो उसमें सिर्फ 4 चीजों की जरूरत पड़ती है। एक जरूरत पड़ती है भूमि की, दूसरी जरूरत पड़ती है पूंजी की, तीसरी जरूरत पड़ती है श्रम की, और चौथी जरूरत पड़ती है साहस की। अब मैं एग्जाम्पल वाइज समझा देता हूं। कोई भी फैक्ट्री लगाने जाएंगे तो पहले किस चीज की जरूरत पड़ेगी? एक जमीन की जरूरत पड़ेगी, लैंड की जरूरत पड़ेगी। जब लैंड आपके पास मिल गया तो वहां मशीनरी लगाने के लिए आपकी किसकी जरूरत पड़ेगी? कैपिटल की जरूरत पड़ेगी। कैपिटल की जरूरत पड़ेगी। अगर आपके पास लैंड है और कैपिटल है तो उसके अलावा लेबर की जरूरत पड़ेगी। लेबर 2 प्रकार के हो सकते हैं, एक मेंटल वर्क करने वाले लेबर और एक फिजिकल वर्क करने वाले लेबर। मेंटल वर्क करने वाले लेबर क्या होते हैं? स्किल्ड लेबर होते हैं। क्या होते हैं? स्किल्ड लेबर। स्किल्ड लेबर का मतलब मान लीजिए कि आप एक
वाटर फैक्ट्री लगा रहे हैं, वाटर मिनरल वाटर बोतल वाली फैक्ट्री लगा रहे हैं, तो उसमें 10 लोग की ज़रूरत है। 10 में 5 लोग ऐसे होंगे जो कि उन 5 प्रकार की मशीनें लगी हैं, तो एक एक व्यक्ति एक एक प्रकार की मशीन चलाएगा। कोई बोतल की प्रिंटिंग करेगा, तो कोई बोतल के पैकेजिंग करेगा, तो कोई बोतल बनाएगा, तो कोई आरओ सिस्टम फिट करेगा, तो कोई पानी में किस लेवल का मिनरल आपको डालना है तो वो मिनरल वगैरह देखेगा। तो 5 लोग जो हैं वो पांचों क्या हैं, स्किल्ड हैं। वो बोतल बनाने वाला जो मशीन चला रहा है उसने अपना ट्रेनिंग लिया है, तब जाके वो बोतल बना रहा है। उसकी पैकेजिंग करने वाला जो व्यक्ति है उसने भी ट्रेनिंग लिया है, चाहे 6 महीने का लिया हो, तो वो स्किल्ड है। लेकिन इन 5 के अलावा जो 5 लोग करेंगे, उस पांचों को खाना पानी देने वाला एक व्यक्ति होगा। एक व्यक्ति हो सके कि जब मिनरल वाटर बन जाए तो ट्रक चलाए और ट्रक ले जाकर पूरा घुमाए। दूसरा शारीरिक रूप से भी श्रम करेगा, कुछ सामान इधर उधर करना। तो इस प्रकार से अगर 10 लोग लग रहे हैं तो ये क्या हो गया कि ये श्रम की जरूरत पड़ गई। और चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट जो है साहस, एंटरप्रेन्योर भी कहते हैं। एंटरप्रेन्योर का मतलब होता है कि ऐसा व्यक्ति जो इस मिनरल वाटर फैक्ट्री को लगाने की साहस करे, उसमें इन्वेस्ट करे, उसमें मेंटली आए, उसमें उस काम को करने की योग्यता निर्धारित करे और अपने आप को डिवोटेड करे और ये निर्णय ले कि मैं एक कंपनी लगाऊंगा, फैक्ट्री लगाऊंगा। तो इसको बिजनेसमैन भी कह सकते हैं। तो यानी कि क्या है कि उत्पादन के प्रकार या साधन में 4 प्रकार की चीजें आपको चाहिए ही चाहिए। अगर ये 4 प्रकार की चीजें किसी भी राष्ट्र में नहीं है तो उसका राष्ट्र का अर्थव्यवस्था का ढांचा ठीक नहीं है। अब जो एग्जांपल ले लेते हैं अफगानिस्तान का। मान लीजिए अफगानिस्तान में भूमि बहुत है, कहीं से पूंजी भी ले लिया, लेकिन श्रम ढूंढने जब आप जाएंगे तो एक ही प्रकार का श्रम मिलेगा वहां पे। समझ में आ रहा है ना? जो कि उसके अलावा कोई श्रम नहीं मिल सकता। मान लीजिए हम वहां पे एक निकल फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, क्योंकि आपको भी पता होगा कि अफ़गानिस्तान हो गया या पाकिस्तान का बलूचिस्तान प्रांत हो गया, खैबर पख्तूनख्वा प्रांत हो गया, इन सब ऐसे जगह हैं जहाँ पे ज़मीन के नीचे भी अभी भी ट्रिलियनों डॉलर के खदान, खान और बहुत बहुमूल्य हीरे जवाहरात मतलब बहुत उपयोगी रसायन छिपे पड़े हैं ज़मीन के नीचे। तो जब इस ज़मीन के नीचे छिपे पड़े हैं, आप देखेंगे कि चाइना इंटरेस्टेड हो रहा है, कुछ दिन पहले भारत हो रहा था, अमेरिका के बस की बात नहीं रही, उसने छोड़ के भाग गया। लेकिन उसको निकालने के लिए न उनके पास टेक्नोलॉजी है, न विल पावर है, न कोई साहसी है, न श्रम है, न पूंजी है, केवल भूमि है। समझ में आ रहा? तो वहाँ कुछ भी नहीं हो पा रहा है। जितने भी जिस भी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था का ढांचा कमजोर है, उस राष्ट्र को आप नज़दीक से जाके देखेंगे तो उसके पास इन 4-5 में कुछ न कुछ कमी दिखेगी। अगर 4-5 जिसके पास बेहतरीन है, उस राष्ट्र का उत्पादन का साधन बेहतरीन है, वो अपने आप को तुरंत विकासशील या विकसित राष्ट्र से विकसित की श्रेणी में डाल लेगा। समझ में आ रहा? एग्जाम्पल ये अफगानिस्तान का हो गया। एक जापान का एग्जाम्पल मैं देता हूँ। वहाँ पे आपको भूमि कम मिलेगी, पूंजी मिलेगी, श्रम मिलेगा, साहस मिलेगा। भूमि नहीं भी मिलेगी तो उनका काम चलता है, कम मिलेगी तो भी वो जानते हैं, क्योंकि उनके पास साहस है, उनके पास बिजनेसमैन है जो दुनिया में जाता है, रिसर्च इनोवेशन करता है, टेक्नोलॉजी ढूंढ के लाता है, अपने लोगों को ट्रेंड करता है और थोड़ी सी पूंजी लगा के कोई इंडस्ट्री डाल देता है और उस इंडस्ट्री से बनाता है कुछ और पूरी दुनिया में बेचता है और उससे पैसा कमा के अपने देश को और अपने परिवार को, समाज को, राष्ट्र को मजबूत करता है। तो साहसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी राष्ट्र के लिए। बिजनेसमैन ही सब कुछ है किसी भी राष्ट्र के लिए। आप अगर किसी भी राष्ट्र के नींव में जाएंगे, अगर चाइना की बात हो रही थी, हालांकि अब इस टॉपिक पे बात करेंगे ज़्यादा तो पॉलिटिकल हो जाएगा, बस इतना मैं आपको बोल दूं, एक पॉलिटी की क्लास हो जाएगा, इकोनॉमिक्स नहीं रहेगा। तो बस इतना बता दूं कि अगर मान लीजिए कि 100 लोग हैं और 100 लोग एक दिशा में जा रहे हैं, तो उस परिवार का, उस समूह का विकास तीव्रता से होगा। लेकिन 100 लोग हैं, 10 लोग उत्तर जा रहे हैं, 10 लोग पश्चिम जा रहे हैं, 50 ठो दक्षिण जा रहे हैं, 40 ठो पूरब जा रहे हैं, तो इस प्रकार से अगर लोग जा रहे हैं तो कोई बेहतरीन नहीं होगा। हाँ, दिखेगा कि विकास हो रहा है, लेकिन तीव्रता से विकास नहीं होगा। इस पे भी बहुत वितर्क हो सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से किसी भी राष्ट्र का साधन, उत्पादन का साधन, उस राष्ट्र के या उस अर्थव्यवस्था के बनावट की बहुत ही नींव है, स्ट्रक्चर है। समझ में आया? तो इस प्रकार से ये हो गया। दूसरा हम लोग देखते हैं जो है क्या,
वितरण का प्रणाली यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है, वितरण का मतलब क्या है, सिंपल है। वितरण का मतलब बांटना होता है। बांटने का मतलब है कि एक जगह से लेके दूसरे जगह पर किसी भी वस्तु को ले जाना, यह भी वितरण हो गया। कोई भी उत्पादित वस्तु हमने बना दिया, उसको कहीं पे स्टोरेज कर देना, यह भी वितरण का प्रणाली का काम आता है। तो इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं कि वितरण में क्या क्या काम आ सकता है। जब मान लीजिए कोई सामान हमने बना दिया, तो उस सामान को किन किन प्रकार से निकाला जाएगा और किस किस प्रकार से मार्केट में बेचा जाएगा, ये सब क्या है, वितरण के अंतर्गत आ गया। उसके भी लेवल पे आपको 5-6 स्टेप हो सकते हैं। आप देखिए स्टेप उसका भी देख लेते हैं, किसका, वितरण का प्रणाली का। सबसे पहला ये होता है थोक विक्रेता। वितरण के प्रणाली में क्या होगा, थोक विक्रेता। दूसरा क्या होगा, खुदरा विक्रेता। ठीक है, खुदरा विक्रेता। ये दो लोग हो गए। और जैसे ही खुदरा विक्रेता के बाद आएंगे तो तीसरे नंबर पे आएगा उपभोक्ता। चौथे नंबर पे आएगा यानी कि परिवहन। और पांचवें नंबर पे आएगा आपका भंडारण। अब इन सबको हम समझ लेते हैं। ठीक है, वितरण के प्रणाली के 5 भाग हुए और उसमें जो सबसे पहला है क्या है, थोक विक्रेता। अब मान लीजिए कोई वस्तु, कोई मिनरल वाटर हमने बनाया, ठीक है, मिनरल वाटर बनाया, साथ में हमने मैंगो जूस बनाया। ठीक, हमने इसको उत्पादित किया और भेजा कहाँ, थोक विक्रेता के पास। थोक विक्रेता मान लीजिए 100 टन खरीदा और 100 टन को 10 जगह पे भेज दिया, 10 × 10, 10 टन 10 लोगों को भेज दिया, वो क्या हो गया, खुदरा विक्रेता। अब जो कि इसके भी लोअर लेवल पे जाएंगे तो जनरल स्टोर। खुदरा विक्रेता मतलब जनरल स्टोर ही होता है, कैपेसिटी के हिसाब से नीचे भेज दिया। और वो लोग कहाँ भेज दिए, उपभोक्ता के पास। अब मान लीजिए हमने जो सामान बनाया था उस सामान को हम कहाँ भेजते हैं, पहले थोक विक्रेता के पास। थोक विक्रेता भेजता है खुदरा विक्रेता के पास। खुदरा विक्रेता कहाँ भेजता है, उपभोक्ता के पास। और उपभोक्ता कैसे काम करेगा, मान लीजिए कि हम सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। हमारी फैक्ट्री पटना में है। पटना में हम 10 क्विंटल कोई सामान बनाते हैं और हमको 10 जिला में भेजना है खुदरा थोक विक्रेता के पास। तो कैसे भेजेंगे, परिवहन चलेगा। परिवहन भी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही मूल स्ट्रक्चर है, मतलब बेसिक स्ट्रक्चर है। ट्रांसपोर्टेशन अगर किसी भी देश का बेहतरीन नहीं है, मतलब वो देश विकसित नहीं हो सकता। सिंपल एग्जांपल आप देख लीजिए कि अगर आपको किसी भी देश का इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर बेहतरीन करना है, आर्थिक ढांचा बेहतरीन करना है, तो उसके इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि परिवहन, स्वास्थ्य सेवा इत्यादि इत्यादि पे बहुत ज़्यादा जोर देना पड़ेगा। मान लीजिए कोई वस्तु हम बनाते हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए, तो 1 घंटे में वो 50 किलोमीटर जाती है, समझ में आ रहा है ना। और चाइना में 1 घंटे में वो 150 किलोमीटर जाती है। तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट किसका सस्ता होगा, किसका महंगा होगा, हमारा भारत का महंगा होगा, समझ में आ रहा है ना, उसका सस्ता होगा। तो ये सब कुछ कंपेयर किया जाता है इंटरनेशनली, नेशनली, कोई भी प्रोडक्ट के बाद। ये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कैसा है। अभी बिहार में एक ड्राई पोर्ट बना है, आप लोग नीचे कमेंट बता दीजिए कि बिहार में कहाँ पे ड्राई पोर्ट बना है। वो ड्राई पोर्ट बना है तो क्यों बना है, उस ड्राई पोर्ट बनाने का मतलब क्या है, सूखा पोर्ट, सूखा बंदरगाह बनाने का क्या औचित्य है। पोर्ट तो समुद्र में बनता है, तो आप लोग ये बता दीजिएगा कि क्यों बनाया गया है। क्योंकि वो परिवहन के तहत ही बनाया गया है, समझ में आ रहा है ना। और सबसे 5वां मतलब भंडारण, स्टोरेज। कोई सामान हम अभी बनाए और 6 महीने बाद जाके हम मुझे बेचना है, तो उस 6 महीने तक हम उसे कैसे संरक्षित करके रखें कि 6 महीने बाद भी हम उस प्रोडक्ट को उसी गुणवत्ता के साथ बेच सकें, ताकि हम लाभ कमा सकें। मान लीजिए हमने कोई प्रोडक्ट बनाया, अभी वो 10 रुपये का बिक रहा है। मान लीजिए हमने कोई मैंगो जूस बनाया, ठीक है, और मैंगो जूस गर्मी में बिकेगा, मार्च अप्रैल मई में। हम उसको अक्टूबर नवंबर में बना के रख लिए, सारा सामान सस्ता था, हम बना के रख लिए। अगले 6 महीने तक, हम 4 महीने तक उसको स्टोर कर लेंगे। जैसे ही गर्मी आएगी, जो अगर ठंडी में बिक ही नहीं रहा था, वो गर्मी आते ही 150-200 रुपये का बिकने लगेगा। तो जो थोड़ा बहुत स्टोरेज कॉस्ट था उसी के अंदर आ गया। तो स्टोरेज भी होना चाहिए किसी भी अर्थव्यवस्था के अंदर, ठीक है। वितरण प्रणाली। चौथा, 3 हो गया आपका। पहला उत्पादन का साधन, भूमि पूंजी श्रम संसाधन। दूसरा
वितरण प्रणाली, थोक विक्रेता, खुदरा विक्रेता, उपभोक्ता, परिवहन और भंडारण। तीसरे नंबर पे वित्तीय संसाधन। वित्तीय संसाधन में सिंपल है कि एक होता है एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, ठीक है, जैसे कि टाटा म्यूचुअल फंड या आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऐसी कंपनियां, एलआईसी, जीवन बीमा कंपनियां। तो ऐसी जो कंपनियां जो वित्त को या बिजनेस व्यापार को लोन दे, बहुत क्रिटिकल लेवल पे, जो बहुत जोर जबरदस्ती नहीं करना पड़े, दौड़ भाग ना करें, आसानी से, मान लीजिए ये साहसी है, बिजनेस लगाना चाहता है, 5 लाख का बिजनेस है, कोई कंपनी आती, कोई वित्तीय संस्थान आता है, बोलता है ठीक है तो मैं तुमको 5 लाख दे रहा हूँ, 5% मुझे टैक्स दे देना, ठीक है, 5% वो ब्याज पे ले लेता है और कमाता है। 5 लाख का 50 लाख बनाता है तो 5% देने में क्या जाता है, तो दोनों का फायदा होगा, कंपनी भी चलेगी और साथ में वो बैंक भी चलेगा, फिनेंशियल कंपनी भी चलेगी, दोनों एक दूसरे का पूरक हो गए। तो किसी भी अर्थव्यवस्था के ढांचा में वित्तीय संस्थान का होना जरूरी है, और वित्तीय संस्थान पारदर्शी हों, मतलब उपलब्ध होने वाले हों। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति बिजनेस करना चाह रहा है और बिजनेस करने के लिए बैंक घूम रहा है, उसे पैसा नहीं मिले तो कैसे साहसी बनेगा, वो कैसे अपना साहस दिखाएगा। उसके पास सब कुछ है, ट्रेनिंग है, स्किल है, नॉलेज है, वो साहस लेने के लिए तैयार है, भूमि है, लेकिन कैपिटल नहीं है, पूंजी नहीं है, तो बैंक के पास ही जाएगा और कहाँ जाएगा, डाका डालने तो जाएगा नहीं। लेकिन बैंक अगर पारदर्शी तरीके से और सुलभता से ऋण उपलब्ध नहीं कराएगी तो भी तो दिक्कत होगा। तो वित्तीय संस्थानों का होना जरूरी है। चौथे नंबर पे फिर मैं आ जाऊंगा आपके सरकारी नीतियों के लेवल पे। सरकारी नीतियां, मैंने कहा ना कि किसी भी राष्ट्र की सरकारी नीतियां या उस राष्ट्र के का पॉलिटिकल स्ट्रक्चरल या कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर जो है वो डिसाइड करता है कि देश कितनी तेजी से विकसित होगा। मैं एक अमेरिकन थिंक टैंक है, उनका नाम मुझे नहीं आ रहा है अभी, एक पॉडकास्ट में मैंने सुना, बड़ा ही लॉजिकल बना उन्होंने। उनका कहना था कि भारत वो उतनी तेजी से सुपर पावर नहीं बन पाएगा जितनी तेजी से चाइना बन गया। और सच पूछिए तो चाइना जितनी तेजी से सुपर पावर बना, दुनिया में एक्सेप्शन है, कोई आज तक नहीं बना। और उसने बड़ा ही सिंपल लॉजिक दिया कि चाइना ने पहले सिस्टमेटिकली, अब जिन्हें सोच के किया चाइना ने या चाइना को बनाने वाले लोगों ने पहले ऐसा बना दिया उसको कि इस प्रकार का समाज है उनका कि बड़ी संगठित समाज है। पहले तो आप जाएंगे 80% लोग अधार्मिक है, कोई धर्म ही नहीं है उनका, 10-15-20% धर्म वहाँ पे है लेकिन कोई मतलब नहीं है उसका। पहले नंबर तो समझिए, जिसके पास धर्म नहीं है, आडंबर नहीं है, वो पूरी तरह से, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं अधार्मिक होने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं चाइना की बात बता रहा हूँ। और उनका समाज बहुत ही एक दिशा में काम करने वाला है, एक लैंग्वेज बोलने वाला है। चाइना के जैसा राष्ट्रवाद दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। घातक कट्टरता है वहाँ पे राष्ट्र के लिए, अपने देश के लिए। यहाँ राष्ट्र के नाम पे आप एक भाषा नहीं चूज कर पा रहे हो। कोई कह रहा कन्नड़ बोलो, कोई कह रहा मराठी बोलो, कन्नड़ नहीं बोलोगे तो मारेंगे, मराठी नहीं बोलोगे तो मारेंगे। समझ में आ रहा है? तो एकजुटता। और उसने ये एग्जाम्पल भी दिया कि भारत क्यों नहीं सुपर पावर बन पाएगा, क्योंकि भारत का स्ट्रक्चर और कॉन्स्टिट्यूशन, डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, और साथ में भारत का जो सोसाइटी का स्ट्रक्चर है, ये दोनों बाधा है भारत के सुपर पावर बनने में। मैं ये नहीं जानता कि भारत कब सुपर पावर बनेगा, कैसे सुपर पावर बनेगा, इतनी बुद्धिलब्धता मेरे पास नहीं है। लेकिन जैसा कि उस विद्वान ने बताया कि हमारे सोसाइटी का स्ट्रक्चर, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रक्चर ही हमारे लिए बाधक है हमको सुपर पावर बनाने में। मैं ये बहस का बात है, फिर कभी देखा जाएगा इसको। लेकिन मुझे ये समझ में आ रहा है कि जो सत्ता के शीर्ष पे बैठी जो सरकारी तंत्र है, वो सरकारी तंत्र जैसा नीति नियम कायदे कानून बनाएगा, वो अगर बिजनेस व्यापार और स्वरोजगार श्रम साधन के लिए बना रहा है नीतियां, तो ये फलेंगी फूलेंगी, आगे निकलेंगी। या फिर इसको बाधा पैदा करने के लिए रेड टेपिज्म या नियम कायदे कानून बना रहा है। एक बिजनेस खोलना है, 10 जगह फाइल दौड़ रहा है, आज 1 महीने बाद मुझे कोई बिजनेस खोलना है, मुझे आइडिया आया है, पिच आया है, और वो पता चल रहा है कि 1 महीने बाद जो बिजनेस खोलना है 10 महीने तक फाइल घूम रहा है हमारा। पता चला 1 महीने का काम 1 साल में हो गया, तो खुल गया बिजनेस। तो इस प्रकार की जो चीज़ें हैं, सरकारी नीति या सरकारी तंत्र जब तक सहयोग नहीं करेगा
तब तक कोई भी राष्ट्र का अर्थव्यवस्था का ढांचा बेहतरीन नहीं हो पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा श्रम या रोजगार। देखिए श्रम अभी बता रहे थे ना, एक होता है स्किल्ड यानी कि जो किसी भी काम को सीखे लोग हैं, और दूसरा अनस्किल्ड। जिस भी राष्ट्र में स्किल्ड लोगों की संख्या ज़्यादा रहेगी, ठीक है, जो स्किल्ड लोग रहेंगे उनकी संख्या ज़्यादा रहेगी, एचआर यानी कि जो श्रम पढ़ा लिखा और मेंटल वर्क करने वाला ज़्यादा रहेगा, उस राष्ट्र का इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर उतना ही बेहतरीन होगा। और जिस राष्ट्र में अनस्किल्ड लोगों की संख्या ज़्यादा रहेगी, लाइक अफ़गानिस्तान, लाइक तालिबान, लाइक आप देख लीजिए क्या नाम है इसका, पाकिस्तान, अनस्किल्ड लोग हैं, उनके गर्दन के ऊपर वाला हिस्सा जागृत नहीं है, उनका जो मुमालिक जो होता है, मुमालिक मतलब पीएम या जो उनका सेना का कमांडर जो बोल देता है आँख मूंद के वही मान लेते हैं। न तर्क करना है, न बात करना है, न लॉजिकल फैक्ट देखना है, जो कहानी बता दिया वो मानना है। मैं 90% लोगों का देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे, ठीक है। बहरहाल मैं कभी पाकिस्तान गया नहीं, इसलिए बहुत ज़्यादा जजमेंटल नहीं हो रहा हूँ, लेकिन जो चीज़ें बाहर से आ रही छन छन के, मुझे यही लगता है कि वहाँ पे अभी भी लॉजिकल लोगों की कमी है। इसीलिए वो देश अभी भी कितना, शायद $500 बिलियन के आसपास ही, मतलब कुल मिला के हमारा भारत का तमिलनाडु का जीडीपी, यूपी छोड़ दीजिए, तमिलनाडु का जीडीपी पूरे पाकिस्तान के जीडीपी से ज़्यादा है। अब बताइए हम ऐसे देश के साथ फाइट करने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। बहरहाल ये सब पॉलिटिकल मुद्दे हो गए, लेकिन किसी भी राष्ट्र का अर्थव्यवस्था का ढांचा जब तक ये 5 चीज़ बेहतरीन नहीं रहेगा, अर्थव्यवस्था का ढांचा उसका बेहतरीन नहीं हो पाएगा। ये 5 चीज़ हैं: उत्पादन का प्रकार या साधन, वितरण प्रणाली, वित्तीय संसाधन, सरकारी नीतियाँ, श्रम और रोजगार। ठीक है, रोजगार का मतलब आप कैसे रोजगार के अवसर पैदा करते हैं, ठीक है, एक्सेट्रा। तो इस प्रकार ये 5 चीज़ ही निर्धारित करते हैं, 5 मुख्य घटक हैं, उसी के आधार पे किसी के अर्थव्यवस्था का ढांचा निर्धारित होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इस टॉपिक को समझ चुके हैं। अगर जो नहीं समझे हैं व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सअप नंबर सबको पता है, 80 81 91 63 68, ये व्हाट्सअप नंबर है। इस पर भी संपर्क कर सकते हैं। ऐप पर भी अब धीरे धीरे वीडियोस पढ़ने लगेंगे, जैसा कि मैंने प्रॉमिस कर दिया कि 2 टॉपिक आप लोगों को यहाँ फ्री पढ़ाऊँगा। ये पढ़ाऊँगा, अगला जो वीडियो होगा राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय और राष्ट्रीय लेखांकन की 2-3 वीडियोज आएंगे, क्योंकि बड़ा टॉपिक है वो। तो ये हो गया, तो जो भी 5-6 वीडियो इसमें रहेंगे। 2 टॉपिक, एक मनी एंड बैंकिंग पढ़ाऊँगा आप लोगों को, मुद्रा सिर्फ, और मुद्रा और बैंकिंग ही नहीं है, पूरा स्ट्रक्चर पढ़ाना है उसका, ठीक है। तो वो टॉपिक, 2 टॉपिक आप लोगों को फ्री पढ़ाया जाएगा, बाकी आप लोग ऐप पे पढ़ सकते हैं, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।